तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा। अगर बंद हो जाएगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा। हमें तुझसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। सीडीपी के तहत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का जो हमने प्रैक्टिस सेशन शुरू किया था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसका हम आज लेकर आए हैं 77 से लेकर 90 तक। आज हम इस सीरीज के तहत करेंगे। तो इसमें हम लोग आज पिछला वाला में फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास का क्वेश्चन आंसर किए थे, और आज हम लोग मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। आप सभी को पता है कि मेंटल डेवलपमेंट जो होते हैं वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट होता है, संज्ञानात्मक विकास का पार्ट होता है। और संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? तो हमारे तर्क करने, हमारे लॉजिक करने, सोचने, समझने, किसी भी वातावरण में जाकर अपने आप को एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है, वह हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा होता है। और उसी के अंतर्गत हम लोग मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास का भी अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग मेंटल डेवलपमेंट के तहत 77 नंबर क्वेश्चन से 80 तक पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है 77 नंबर, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? यानी किसके द्वारा यह समर्थित होता है? आपके पास ऑप्शन है, और वह ऑप्शन है आपके पास, गौर कीजिएगा, यह है, पहला ऑप्शन है कि जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा ऑप्शन है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध। चौथा है सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो सही आंसर आपका होगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना ही संज्ञानात्मक विकास को समर्थित करता है। 78 क्वेश्चन आप देखेंगे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? पहला, खेल के मैदान में। दूसरा, विद्यालय एवं कक्षा में। तीसरा, ऑडिटोरियम में। चौथा, गृह में। तो सही आंसर इसका कि बच्चा का, अगर आप चाहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास सही तरीके से हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है दूसरा ऑप्शन, विद्यालय एवं कक्षा। क्योंकि विद्यालय और कक्षा में जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता है, तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है जहां बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो था, हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत था। तो हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि पहला ऑप्शन, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तीसरा, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। चौथा ऑप्शन है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। तो सही आंसर है कि हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे।
हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, ताकि शिक्षक विभिन्न विधियों से छात्रों को सीखने के लिए उचित वातावरण तैयार कर सके। क्वेश्चन नंबर 80 है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, सिवाय माने एक्सेप्ट, छोड़कर। पहला, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। दूसरा, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा, विषय को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा, विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सही आंसर है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय एक को छोड़कर, वह है 2 नंबर ऑप्शन, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। यानी बहुबुद्धि सिद्धांत यह निहितार्थ प्रस्तुत करता है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, यह सही नहीं है। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थे। पहला ऑप्शन शारीरिक गतिबोधक, दूसरा संगीतमय, तीसरा भाषाई और चौथा स्थानिक। तो सही आंसर है संगीतमय। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। संगीतमय बुद्धि के कारण ही वह संगीत के सूक्ष्म भेदों को समझ पाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। पहला ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, दूसरा है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, तीसरा है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत और चौथा है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सही आंसर है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। चूंकि शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, यानी एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए यदि वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की होती है और प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई विशेष प्रकार की बुद्धि होती है, उसी अनुसार वह अपना विकास करता है। क्वेश्चन है 83, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? पहला ऑप्शन ध्वनि संरचना पर चिंतन करना एवं उसमें हेरफेर करना, दूसरा सही सही व धारा प्रवाह बोलना, तीसरा जानना समझना व लिखना, चौथा व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो सही आंसर है पहला ध्वनि संरचना पर चिंतन करना एवं उसमें हेर फेर करना। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति में ध्वनि संबंधी जागरूकता होती है और ऐसे व्यक्ति में ध्वनि संरचना पर चिंतन करना एवं हेर फेर करना आदि गुणों का होना निश्चित रहता है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? पहला व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा प्रायोगिक बुद्धि, तीसरा संसाधन पूर्ण बुद्धि, चौथा सहयोग की नैतिकता। तो सही आंसर है पहला व्यवहारिक बुद्धि।
रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत में बुद्धि के कार्यों के आधार पर 3 उप सिद्धांत बताए हैं। पहला है संदर्भगत उप सिद्धांत, वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन। दूसरा है अनुभवजन्य उप सिद्धांत, अनुभवों से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान से संबंध। और तीसरा है घटक उप सिद्धांत, यानी विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है या शोधारहित नहीं है। तो सही बात है, तो शोधारहित नहीं है, शोध पर आधारित थोड़ी है बहुबुद्धि सिद्धांत। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। ऑफ कोर्स जितने भी बुद्धियां विभिन्न बुद्धियां होगा भिन्न भिन्न अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग पद्धतियों की मांग करती है। तीसरा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। क्या जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते क्या एक ही क्षेत्र में प्राय एक क्षेत्र में ही अपने विशिष्टता प्रदर्शन करते? ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल गलत है और गलत ही पूछा जा रहा था। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, ये तो सही बात है। हमें गलत पूछा जा रहा था, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वह सी नंबर आंसर होंगे। यानी समझिएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हॉवर्ड गार्डनर ने किया था और इसके अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। इन्होंने कुल 7 प्रकार की बुद्धि बताई। गार्डनर का यह सिद्धांत बताता है कि ये सभी 7 प्रकार की बुद्धि परस्पर अंतर क्रिया करती है, फिर भी वे मुख्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती। यही कारण है कि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में प्रखर होने के बावजूद अन्य क्षेत्रों में असफल हो सकता है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पहला, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। और चौथा, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो सही आंसर है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ये त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत संदर्भात्मक उप सिद्धांत, अनुभवजन्य उप सिद्धांत और घटक उप सिद्धांत शामिल हैं। इन तीनों उप सिद्धांतों के अनुसार क्रमशः अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन, अनुभवजन्य व्यवहारिक ज्ञान तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता विकसित होती है। अतः केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना इसमें शामिल नहीं है। 87 क्वेश्चन है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? पहला, प्रतिदर्श सिद्धांत। दूसरा, समूह कारक सिद्धांत। तीसरा, गिलफर्ड का सिद्धांत। 87 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। 87 नंबर क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। पहला, सामान्यीकरण। दूसरा, विभेदीकरण। तीसरा, प्रत्यक्षीकरण। चौथा, पृथक्करण। तो सही आंसर है प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण के सोपान निम्न है: प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण, सामान्यीकरण। याद कर लीजिएगा, संप्रत्यय निर्माण के सोपान निम्न है: प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण, सामान्यीकरण। अतः संप्रत्यय का निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है प्रतिदर्श सिद्धांत। दूसरा है समूह कारक सिद्धांत। तीसरा है गिलफोर्ड का सिद्धांत और चौथा है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो सही आंसर है गिलफोर्ड का सिद्धांत। जेपी गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया। इसके अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। पहला, सामग्री। दूसरा, संक्रिया और तीसरा, उत्पाद। संक्रिया को पुनः 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है संज्ञान, दूसरा स्मरण, तीसरा परंपरागत चिंतन और चौथा है गैर परंपरागत चिंतन और पांचवा है मूल्यांकन।
89 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है आपके पास थॉर्नडाइक, दूसरा स्पीयरमैन, तीसरा वर्नर, चौथा स्टर्न। तो सही आंसर है आपका स्पीयरमैन। 90 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड, या उसका थोड़ा सा डिस्कशन देखिएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। जिसके अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य योग्यता कारक तथा विशिष्ट योग्यता कारक, यानी जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 90 है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है? तो ऑप्शन है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, दूसरा है समान बुद्धि, तीसरा है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, चौथा है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो सही आंसर है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। इसके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको हम लोग थोड़ा सा देख ले। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो सही आंसर है किशोरावस्था। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत, सतत प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया, जो जन्म से लेकर और मृत्यु तक लगातार चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। तो ये हम लोगों ने 90 तक, 77 से लेकर 90 तक क्वेश्चन का डिस्कशन किया। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।